प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपकी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने काव्य दोषों पर ही चर्चा की थी, लेकिन वहाँ पर हमने शब्द दोषों को देखा था। लेकिन आज हम जो है काव्य दोषों में मुख्य रूप से जो है अर्थ दोषों के बीच जो है हम अपनी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि अर्थ दोष क्या है। सबसे पहले यह देखते हैं कि शब्द दोषों में शब्दों का प्रयोग ही अपनी अनुचित गति अथवा स्थिति के कारण काव्यगत दोषों का कारण होता है, जबकि अर्थ दोष की स्थिति का बोध अर्थ का ज्ञान होने के पश्चात ही होता है। यानी जब भी हम शब्द दोष देखते हैं तो शब्द से ही हमें यह आभास हो जाता है कि ये इस शब्द में जो है दोष है। लेकिन जहाँ पर अब हम आज अर्थ दोष देखेंगे तो हम किसी भी पंक्ति का अध्ययन करने के पश्चात जब उसका अर्थ निकलता है उसी समय पर जो है हमें यह आभास हो पाता है कि इस पंक्ति में जो है इसके अर्थ में जो है दोष है। इसके अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम हम पहला काव्य दोष देखते हैं, व्याहतत्व दोष। व्याहतत्व दोष किसे कहते हैं? पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए, अथवा पहले हीनता और बाद में उसकी महत्ता जो है वर्जित की जाए। यानी पहले तो आप किसी भी चीज को जो है बहुत महत्वपूर्ण उसको दर्शा रहे हो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात क्या किया कि हमने उसके महत्व को जो है गिरा करके और फिर हम दूसरी तरफ जो है उसकी हीनता दर्शाने लग गए। ऐसी स्थिति जहाँ पर आती है वहाँ पर जो है व्याहतत्व दोष जो है माना जाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, उससे हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इस दोष को हम किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर आया पंक्ति में, चंद्रमुखी के बदन सम हिमकर कहो न जाय, कमल द्रगी के नयन सम कंजन एको भाय। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमुखी के बदन सम, बदन किसको कहते हैं? मुख को जो है, मुख को कहते हैं बदन। यहाँ पर यह स्पष्ट करा कि जिस नायिका के मुख का वर्णन किया वहाँ पर उसके मुख को जो है यानी नायिका के मुख को चंद्रमुखी दर्शाया गया। उसके पश्चात जो है यहाँ पर हिमकर, हिमकर भी किसको कहते हैं? चंद्रमा को। कहो न जाए, और फिर आगे कहा कि उसके मुख को जो है चंद्रमा के समान नहीं कहा जा सकता, और पहले क्या कहा कि उसका मुख जो है चंद्रमुखी के समान है। तो यहाँ पर तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाया गया। यहाँ पर फिर उसकी महत्ता को जो है ये कहकर के हिमकर के समान नहीं है, इसलिए इसकी महत्ता को जो है कम कर दिया गया। आगे की पंक्ति में कहा कि कमल द्रगी के नयन सम, और फिर आगे जो है उस नायिका के नेत्रों को जो है कमल द्रगी कह दिया। जब कमल द्रगी कह दिया तो चंद्रमुखी और हिमकर दोनों ही चीजें क्या हो गई? वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा का उत्कर्ष एवं अपकर्ष को वह सूचित करता है, और दोनों ही जो है उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों को ही वो अदर झूल में डाल देता है कि न तो वो इसकी महत्ता को दर्शा पा रहा है और न वो इसकी महत्ता को दर्शा पा रहा है, और यहाँ पर एक नई स्थिति ही हमारे समक्ष आ जाती है। इसलिए जो है यहाँ पर पहले उसकी अधिकता को दर्शाया गया यानी महत्व को दर्शाया गया, फिर उसकी न्यूनता को दर्शाया गया, और आगे चल करके इन दोनों को जो है कम करके और एक नई स्थिति हमारे सामने जो है उपस्थित कर दी। इसलिए यहाँ पर जो है
इसका जब हम अर्थ देखते हैं तो व्याहतत्व दोष जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है इसमें दिखाई देता है। अब दूसरा दोष देखते हैं हम, दुष्क्रमत्व दोष। कहाँ पर होता है, सर्वप्रथम ये देखते हैं, जहाँ लोक एवं शास्त्र में विहित परिपालित क्रम का सही निर्वाह न किया जाए अथवा अनुक्रम के विपरीत व्यतिक्रम का कथन पदार्थों के विपरीत क्रम से किया जाए। इसको हम अब स्पष्ट करते हैं कि जब कोई भी विषय है जिसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या है, लोक शास्त्र, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या हमारी पहले पूर्व में इसके विषय में क्या क्या बातें कही जा चुकी हैं, हम सर्वप्रथम उसको देखते हैं। उसके पश्चात ही हम जो है उस शब्द का यानी उस अर्थ में उसका शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये कहा कि जो भी विषय प्रस्तुत किया गया पहले, लेकिन हमने उसके क्रम को बिगाड़ दिया और हमने अपने अनुसार एक नया क्रम जो है उसमें जो है व्यतिक्रम जो है हमने अपने साथ साथ लगा दिया और क्रम को जो है समाप्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि वो विपरीत स्थिति जो है हमको अर्थ देने में जो है विपरीत क्रम से जब प्रयोग किया जाता है तो वो अर्थ जो है हमें उस समय पर जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो चीज़ थी वो पहले आनी चाहिए थी और ये जो नीचे वाला इसका भाग था या जिसकी चर्चा बाद में की गई उसकी स्थिति जो है पहले दर्शानी चाहिए थी। अब इसको हम जो है इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। इनमें सबसे पहले हम प्रथम उदाहरण को देखते हैं कि पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। जब हम किसी से भी पैसे मांगते हैं या कोई भी याचना करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, तो उसको अधिक मात्रा में दर्शाते हैं, यानी अधिक मात्रा में हम पहले उसकी डिमांड करते हैं या मांगते हैं। तो और उसके बाद आया है कि जब वो व्यक्ति उतने पैसे हमको अधिक मात्रा में जब नहीं देता तो हमारे मन में क्या भाव आता है कि अगर ये अधिक नहीं दे रहा तो अब हम इससे कम जो है मांगते हैं तो शायद ये हमको कम दे दे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पैसे दे दो 5, यहाँ पर पहले जो है 5 पैसे की मांग की गई और उसके पश्चात नहीं तो दे दो 10 और बाद में जो है यहाँ पर अधिकता को दर्शाया गया कि अगर आप 5 नहीं दे पाते तो आप हमें 10 दे दो। जबकि ये क्रमबद्ध तरीके से क्या है, इसकी सही क्रम कब होता कि पहले आप 10 मांगते और उसके पश्चात आप 5 मांगते। तो यहाँ पर क्या है कि ये दुष्क्रमत्व दोष इसमें इस पंक्ति में जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अब दूसरा देखते हैं कि मुख मयंक को देखकर भिक्षा मानस कंज। यहाँ पर जो आया है मयंक, मयंक कहते हैं कि चंद्रमा को। अब यहाँ पर कहा है कि चंद्रमा को देख करके जो है कमल जो है खिलने के लिए जो है आगे बढ़ा या खिलने के लिए वो तैयार होता है, यानी उसको यहाँ पर चंद्रमा को देख करके कमल जो है खिलने की बात की यहाँ पर चर्चा की गई है कि जब वो चंद्रमा को देखेगा तभी जो है कमल खिलेगा। लेकिन ये भी जो यहाँ पर दर्शाया गया है ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इस क्रम को जो है पूरी तरीके से जो है गलत ही दर्शाया गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात भी जो है यहाँ पर जो चंद्रमा से और कमल की बात कही गई है ये भी जो है एक तरीके से लोक विरुद्ध बात है। इसलिए इस वाले उदाहरण में भी जो है हमें यह दोष दुष्क्रमत्व दोष जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। तीसरा दोष है अब अपुष्टार्थत्व दोष, जहाँ काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका प्रयोग यदि हम नहीं भी करते तो उसका अर्थ प्रस्तुत करने में हमें किसी भी प्रकार की जो है अर्थ प्रतीति में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, वहाँ पर जो है अपुष्टार्थत्व दोष होता है। इसके पश्चात हम इसके उदाहरण देखते हैं, यानी जो भी शब्द प्रयुक्त किया गया हम और एक बार इसको स्पष्ट कर लेते हैं
कि जो भी शब्द जो है ऐसे पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि जिनका प्रयोग न किए जाने पर भी अगर हम उसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ पर उसका कोई भी बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होती और अर्थ यथावत बना रहता है और वो शब्द हमें व्यर्थ ही लगते हैं। ऐसे दोष जहाँ पर आते हैं उसको हम अपुष्टार्थत्व दोष कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। सर्वप्रथम हम प्रथम उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर जो गगन शब्द आया है, अगर हमने आगे यहाँ पर चांद शब्द का प्रयोग किया है तो इसके लिए हमें आगे जो है जब चांद की बात आती है तो इस शब्द का आभास हमें स्वतः हो जाता है, क्योंकि चांद कहाँ है, गगन में ही है। तो इसको दर्शाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है और ये अगर यहाँ पर नहीं होगा तो अर्थ में भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर आया है विशाल शब्द। इसको हम पंक्ति को देखते हैं। सबसे पहले, जग मानव की धरा साक्षिणी, जय विशाल अंबर की जय हो। यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर जो विशाल शब्द है इसके आगे क्या आया है, अंबर। अंबर किसको कहते हैं, आकाश को। और अंबर जहाँ पर आता है तो स्वाभाविक रूप से वह विशाल है ही, इस बात को यहाँ पर हमें अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी यहाँ पर एक तरीके से जो है अनावश्यक रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन दोनों उदाहरणों में जो है अपुष्टार्थत्व दोष जो है स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। आगे 4 नंबर पर आता है कष्टार्थत्व दोष। कष्टार्थत्व दोष के शब्द के से ही जो है हमें आभास हो जाता है कि जब वाक्य का अर्थबोध करने में हमें कठिनाई हो, कि हम उसका अर्थ जो है बहुत स्पष्ट रूप से यह निश्चित नहीं कर पा रहे कि इस पंक्ति का यही अर्थ जो है उचित है। मतलब इसमें भी जो है हमें किसी भी प्रकार से बात स्पष्ट न हो और हम यही उलझे रहें कि इसके लिए किस अर्थ का जो है प्रयोग किया जाए। यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण दिया गया है, वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रसमय रहता यह भाव चरम है। यदि हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थबोध जो है हमें किसी भी प्रकार से स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है कष्टार्थत्व दोष जो है यहाँ पर पाया जाता है। आगे है 5 नंबर पर पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष किसे कहते हैं, जब शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने पर भी, यानी अर्थ विशेष की प्रतीति हो गई, उसके पश्चात भी पुनः उसी अर्थ वाले शब्दों अथवा वाक्यों से उसी अर्थ का फिर से दूसरी बार जो है पुनर्कथन किया जाए। जब एक वाक्य या एक शब्द ने ही उस बात को स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर दूसरी बार भी हम उसी बात को कहने के लिए उसी के ही जैसा दूसरा जो है फिर से दोबारा उसी कथन को जो है हम प्रस्तुत करते हैं, वहां पर जो है पुनरुक्तत्व दोष होता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि सहसा कबहुन कीजिए विपद मूल अविवेक, आपह आवत संपदा जहां होय सुविवेक। यहाँ पर जो है कहा कि अविवेक के कारण ही जो है वो अविवेक, इसका क्या है, विपदा का जो है मूल कारण यहाँ पर दर्शाया गया। साथ साथ आगे कहा कि जो है आपह आवत संपदा जहां सुविवेक, लेकिन जहां पर यदि सुविवेक है तो वहां पर संपत्ति अपने आप आ जाती है। तो इन दोनों का तात्पर्य एक ही है, लेकिन एक ही बात का जो है 2 तरीके से यहाँ पर 2 बार दोहरान किया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्तत्व दोष जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देखते हैं हम 6 नंबर पर प्रसिद्ध विरुद्धत्व दोष। ये वहां पर होता है जहां पर लोक और शास्त्र में प्रसिद्ध परंपरा के विरुद्ध हम जो है किसी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर जो है यह
प्रसिद्ध विरुद्धत्व दोष पाया जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं कि उदयगिर पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला। अब यहाँ पर जब पिनाकी आया है तो इसका संबंध क्या है? सीधा सीधा शिव जी से है। यदि हम शास्त्रों में यदि हम इनका वर्णन यदि हम कहीं भी पढ़ते हैं या लोक प्रचलित जो भी चीजें हैं उसमें यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर उदयगिरी, जहाँ पर अगर हम भगवान शिव जी की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा उनका संबंध किससे जोड़ा जाता है? कैलाश पर्वत से। और यहाँ पर क्या कहा है? उदयगिरी। और यह जो उदयगिरी यहाँ पर दर्शाया है यह जो है एक तरीके से शास्त्र में जो प्रसिद्ध बातें हैं उससे कहीं ये विरुद्ध जो है हमको दिखाई देता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है प्रसिद्ध विरुद्धत्व दोष जो है स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। 7 नंबर पर आता है विधि शास्त्र विधि विरुद्धत्व दोष। इसमें भी इसी तरह की ही प्रणाली हमको देखने को मिलती है कि शास्त्र में विरुद्ध जो भी कथन किया जाए वो शास्त्र के विरुद्ध हो, या फिर हम जो है धर्म और नीति की जो बातें पढ़ते रहे हैं और धर्म और नीति के अनुसार हम उस विषय को प्रस्तुत न करके जो है हम उससे अलग दर्शाएं तो वहां पर जो है विधि शास्त्र विधि विरुद्धत्व दोष जो है हमको दिखाई देता है। हम इसका उदाहरण देते हैं, प्राण गलेंगे देह जलेगी मर्म व्यथा की कथा ढलेगी। यहाँ पर आया कि प्राण गलेंगे देह जलेगी मर्म व्यथा की कथा ढलेगी, लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण में दर्शाया गया है कि प्राण गलेंगे, लेकिन प्राणों के लिए कभी भी जो है हमें किसी भी शास्त्र में या नीति या धर्म से संबंधित जो विषय हमने अध्ययन किए तो उसमें हमें कभी भी प्राणों की जो है गलने की बात जो है नहीं कही जाती है। तो यहाँ पर जो प्राणों के साथ गलने का जो प्रयोग किया है जो है वो यहाँ पर जो है उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पर विधि शास्त्र विधि विरुद्धत्व दोष जो है हम देख पाते हैं। 8 नंबर पर आगे आता है अयुक्त पदत्व दोष। ये कहाँ पर होता है? ये देखते हैं कि ऐसे अयुक्ति संगत पदों का प्रयोग जिनमें किसी कथन का समर्थन होने के स्थान पर खंडन होता हो या खंडन हो, वहां पर अयुक्त पदत्व दोष है। उदाहरण इसका हम देखते हैं, चांदनी घन में मिली है छा रही सब ओर। आगे कहा है सांझ को ही दिखता ज्यों हो गया हो भोर। यहाँ पर जो है सांझ और भोर दोनों को जो है एक साथ दर्शाया गया है और दोनों का संबंध जोड़ा गया है, यानी यहाँ सांझ के साथ जो है भोर का संबंध जो जोड़ा गया है उससे इन दोनों में आपस में जो समर्थन का जो भाव आना चाहिए था वो समर्थन के भाव की जगह पर जो है इनमें आपस में जो है खंडन का भाव परिलक्षित होता है, इसलिए यहाँ पर अयुक्त पदत्व दोष जो है हमें दिखाई देता है। अब आगे 9 नंबर पर है अनविकृतत्व दोष। यह अंतिम दोष है अनविकृतत्व दोष। ये कहाँ पर होता है? ये है जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों का बार बार जो है प्रयोग किया जाए। शब्द एक जैसा है और उसका बार बार जो है दोहरान किया जाता है, वहां पर जो है यह दोष हमको पाया जाता है। अब इसको हम उदाहरण से और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे पंक्ति है, सदा रहत नभ गौन रवि सदा चलत है पौन। आगे आया है दूसरी पंक्ति में, सदा धरत भुविशेष सिर धीर सदा रह मौन। अब हम देखते हैं पहली पंक्ति में जो है यहाँ पर सदा आया, फिर जो है यहाँ पर सदा आया दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में भी सदा आया और उसके पश्चात यहाँ पर भी जो है सदा आया। इसलिए जो है यहाँ पर बार बार जो है सदा शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये कहा गया था कि ये वहीं पर होता है यह दोष जहाँ पर किसी भी शब्द का जो है बार बार प्रयोग किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर सदा शब्द का बार बार प्रयोग किए जाने के कारण जो है यहाँ पर अनविकृतत्व दोष जो है आता है।
इस तरह से जो है हमने आज के व्याख्यान में काव्य दोषों में भी जो है अर्थ दोषों पर चर्चा की और हम अपने आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।